नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका आपका टेस्ट सीरीज नंबर 3 रहने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले 2 टेस्ट सीरीज आपको करवा दी गई हैं। ये आपकी टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, जिसमें हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वह उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हो या फिर यूकेएसएससी या फिर यूकेपीएससी द्वारा कोई भी अन्य एग्जाम कराया जा रहा हो, जिसमें क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी टेस्ट सीरीज होने वाली है। इस सीरीज को देखिए हम लोगों ने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया गया है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने को मिल सके, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को आप कंप्लीट जरूर कीजिएगा। जिन्होंने पहली सीरीज नहीं देखी है उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा और इस टेस्ट सीरीज को आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, देखिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आपका जो आयु है, आयु सीमा पे भी जल्द ही आपका निर्णय हो जाएगा। 2 वर्ष तक का हो सकता है कि आपको एक्सटेंशन मिल जाए। तो जो जहां फॉर्म आपके अभी लगभग 79,000 है, तो ये मान के चलिए अगर 2 साल उम्र बढ़ती है तो लगभग आपकी डबल से भी ज़्यादा, लगभग 1.5 लाख से भी ऊपर आपको इसमें फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपका जो कंपटीशन होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो आपका फिजिकल है उसकी डेट भी आपकी एक्सटेंड हो सकती है। डिपेंड करेगा ये कब इसका निर्णय आता है। ठीक है, तो होप सब ये 17 तारीख को, यानी कि आने वाले मंडे को आपको इसका जो फाइनल डिसीजन है कोर्ट का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद है कि आपको 2 से 3 साल की आयु में छूट मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए आज की जो उत्तराखंड पुलिस टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड का प्रकाशन कहाँ हुआ था? ठीक है, उद्दंड मार्दंड ये क्या है आपका? भारत का हिंदी में छपा हुआ सबसे पहला समाचार पत्र है। साप्ताहिक ये जारी किया जाता था। ठीक है, साप्ताहिक जारी किया जाता था ये आपका, यानी कि सप्ताह में एक बार आपका ये उद्दंड मार्दंड आपका प्रकाशित हुआ था होता था। तो ये पूछा है कि इसका जो प्रकाशन है वह सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, उद्दंड मार्दंड जो आपका ये अखबार है, साप्ताहिक अखबार, इसका जो सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ करता था कलकत्ता से हुआ करता था। ठीक है, तो इसके देखिए संपादक कौन थे? 30 मई 1826 को इसको किसने इसका संपादन स्टार्ट किया था? जुगल किशोर शुक्ला ने। जुगल किशोर शुक्ला, तो एक को नाम आपको याद रखना है, डेट याद रखना है। 30 मई तो 1826 को स्टार्ट हुआ था ये। जुगल किशोर शुक्ला इसके संपादक थे। साप्ताहिक प्रकार का ये आपका अखबार हुआ करता था, जो कलकत्ता से जारी किया गया था। उद्दंड मार्दंड का अगर हम आर्थिक यानी कि अर्थ अगर हम बताते हैं तो इसका अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। ठीक है, उगता सूरज, उद्दंड मार्दंड, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह उगता हुआ सूरज है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो धातु या शब्द के अंत में जिसको जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय वो होता है वह शब्द जो धातु के अंत में जुड़कर जोड़े जाते हैं, उनको प्रत्यय बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें सामाजिक, समाज धन इक मिलके क्या बनता है आपका? सामाजिक बनता है, सामाजिक बनता है। तो इसमें जो इक है ये आपका क्या है? प्रत्यय है, प्रत्यय है। ठीक है, तो ये शब्द समाज शब्द के पीछे जुड़ रहा है इक, और क्या बना रहा है? सामाजिक बना रहा है। तो शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोला जाता है। यहाँ पे इक आपका क्या है? प्रत्यय है, जो आपका सामाजिक बना रहा है। ठीक है, तो प्रत्यय होता है जो शब्द या फिर धातु के अंत में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग आपके पहले जोड़े जाते हैं, शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें आहार, आहार एक शब्द है, कैसे बनता है ये आपका? आ प्लस हार, तो हार के साथ आपका आ जुड़ गया। आ आपका क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, यानी कि शब्द हार के पहले जुड़ रहा है, आपका उपसर्ग है। तो ये क्या बना रहा है? आहार बना रहा है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो आपके शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। यहाँ पे आ आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बनाने वाला एक शाब्दिक जो अर्थ होता है उसको समास बोला जाता है। समास की अगर हम बात करें तो देव धन आलय, देव धन आलय क्या होता है? देवालय,
ठीक है। तो देव अपने आप में शब्द है, आलय आलय अपने आप में शब्द है, यानी कि दो शब्द मिलके एक अन्य शब्द बनाते हैं, एक अन्य आर्थिक शब्द बनाते हैं, सॉरी शब्दार्थिक शब्द बनाते हैं, उसको देवालय बोला, देवालय हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, समास हो गया। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, जौनसारी भाषा की लिपि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है। तो जौनसारी आपको पता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है आपकी जौनसारी है। जौनसारी भाषा की जो लिपि है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए जौनसारी भाषा की जो लिपि है उसको स्थानीय भाषा में बागोई बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बागोई का अर्थ होता है भाग्य का बही। ठीक है। तो भाग्य का बही होता है इसका शाब्दिक अर्थ बागोई का। तो बागोई आपका क्या है, जौनसारी भाषा की लिपि जिसको स्थानीय भाषा में बागोई बोला जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए बावरी और कंडवानी जो आपका दे रखा है ये आपकी जौनसारी की क्या है, उपबोलियां हैं, उपबोलियां हैं आपकी जौनसारी की, बावरी और कांडवी। यहाँ पे बागोई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तरुण कुमाऊं नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो देखिए तरुण कुमाऊं एक आपका क्या था, हिंदी साप्ताहिक पत्र था। इसका जो प्रकाशन किया गया था वह आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था, 1922 में किया गया था। तरुण कुमाऊं नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन मुकुंदी लाल द्वारा 1922 में किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो लैंसडाउन से किया गया था। लैंसडाउन जो आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में आता है, तो लैंसडाउन से 1922 में मुकुंदी लाई ने तरुण कुमाऊं नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस कवि को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है। तो प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। अगर हम बात करें सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में, तो इनका जो जन्म जो था इनका कब हुआ था, 20 मई 1900 में हुआ था। ठीक है। तो 20 मई 1900 में इनका जो जन्म था कौसानी बागेश्वर में हुआ था। कौसानी एक जगह है आपकी बागेश्वर में, वहां इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किनका, सुमित्रानंदन पंत जी का। ठीक है। इनको देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण इनको दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था। कब दिया गया था, 1961 में। 1961 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। इनकी जो एक रचना है चिदम्बरा के लिए इनको 1961 में पद्म भूषण दिया गया था। इनको देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 1968 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 1968 में प्राप्त हुआ था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको कब दिया गया था, 1960 में दिया गया था। तो ये आपको याद रखना, पद्म भूषण 1961 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 और साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1960 को दिया गया था सुमित्रानंदन पंत जी को। इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छोड़ा नृत्य को मुनस्यारी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो देखिए छोड़ा जो नृत्य होता है आपको ये आपका क्या कौन सा नृत्य होता है, स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक नृत्य होता है। छोड़ा नृत्य होता है स्त्री प्लस पुरुषों द्वारा, ठीक है, नृत्य किया जाता है। सामूहिक नृत्य आपका, सामूहिक नृत्य है छोड़ा नृत्य। ठीक है। इसको देखिए मुनस्यारी जो आपका पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है उस क्षेत्र में इसको चांचरी नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांचरी नाम से, सॉरी चांचरी कह रहा हूं मैं, इसका जो राइट आंसर है वह आपका ढुसका है। ऑप्शन नंबर डी, ढुसका नाम से जाना जाता है छोड़ा नृत्य को। छोड़ा नृत्य आपका क्या है, स्त्री और पुरुषों का सामूहिक नृत्य है जिसको मुनस्यारी क्षेत्र में ढुसका नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, ये आपकी 1906 में की गई थी। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किए जाने वाला नृत्य। ठीक है। तो मध्य गढ़वाल की बात हो रही है। ये जो क्षेत्र है इसमें
सुख समृद्धि की कामना हेतु कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बगड़वाल नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस चंद राजा को लखुली विराली उपनाम से जाना जाता है? तो लखुली विराली उपनाम से किस चंद राजा को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लक्ष्मी चंद को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी चंद के जो सेनापति थे उनका नाम क्या था? सेनापति, इनका जो सेनापति था उसका नाम था गेंडा सिंह, आप याद रखिएगा। देखिए, मानोदय काव्य जो है आपका, मानोदय काव्य में लक्ष्मी चंद को क्या कहा जाए? लक्ष्मण कहा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछ सकता है कि मानोदय काव्य में लक्ष्मण किसको कहा गया है? तो लक्ष्मी चंद को ही लक्ष्मण कहा गया है मानोदय काव्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखुली विरल। अगला क्वेश्चन है आपका, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान रानीखेत के प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन थे? तो देखिए, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान जो है या फिर चौबटिया उद्यान है आपका कहाँ? रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1869-70 में की गई थी। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा है कि इसके प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन थे? तो देखिए, चौबटिया उद्यान जो रानीखेत में, इसके प्रथम जो आपके सुप्रिटेंडेंट थे वे आपके डब्ल्यू क्रॉ थे। डब्ल्यू क्रॉ इसके प्रथम सुप्रिटेंडेंट हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें इनके अंतिम अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट कौन थे? तो अंतिम अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट इसके कौन थे? जे बर्नर्स अंतिम थे। ठीक है, अंतिम अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट। ठीक है, सुप्रिटेंडेंट कौन थे? जे बर्नर्स थे। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय सुप्रिटेंडेंट कौन थे? पहले भारतीय सुप्रिटेंडेंट कौन थे? तो ये आपके DN श्रीवास्तव। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने। DN श्रीवास्तव इसके पहले भारतीय सुप्रिटेंडेंट थे। अंतिम अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट आपके जे बर्नर्स थे और प्रथम आपके कौन थे? डब्ल्यू क्रॉ थे। स्थापना 1869-70 में हुई थी, अल्मोड़ा में है आपका स्थित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, उत्तराखंड राज्य में हाल ही में खेल वन कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। 38 नेशनल गेम्स का इसमें आयोजन किया गया था आपका। ठीक है, उत्तराखंड में इसमें देखिए खेल वन स्थापित किया गया है। इसमें क्या किया गया, जितने भी आपके मेडल विनर है, लगभग आपके 1600 मेडल विनर्स थे जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर। इन सारे मेडल्स विनरों के नाम पे पौधारोपण किया गया। ठीक है, पौधारोपण किया गया और 1600 पौधों का पौधारोपण किया गया और एक खेल वन स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका देहरादून में आपका स्थापित किया गया। देहरादून में आपका स्थापित किया गया है ये आपका खेल वन। इसमें 1600 रुद्राक्ष के पौधे, 1600 रुद्राक्ष पौधे का पौधारोपण किया गया है। ठीक है, तो 1600 रुद्राक्ष पौधे यहाँ पे प्लांट किए गए हैं। खेल वन स्थापित किया गया है देहरादून में। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड राज्य पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो अभी देखिए 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आपका क्या था, 38 नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें अगर हम बात करें पदक तालिका में उत्तराखंड आपका कौन से स्थान पे रहा है? 7वें स्थान पे रहा है। 7वें स्थान पे रहा है। कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं, कितने ब्रॉन्ज जीते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो उत्तराखंड ने देखिए टोटल 24 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर की बात करें तो 35 सिल्वर मेडल जीते हैं और ब्रॉन्ज मेडल यानी कि आपका जो ब्रॉन्ज मेडल है आपके कांस्य पदक में आपके 44 जीते हैं। तो टोटल कितने मेडल जीते हैं उत्तराखंड ने? टोटल आपके 103 मेडल उत्तराखंड ने जीते हैं और 7वें स्थान पे रहा है उत्तराखंड, 7th पोजीशन पे रहा है। अगर हम बात करें पहले स्थान पे कौन रहा है, तो पहले स्थान पे आपका रहा है सर्विसेज पहले स्थान पे रहा है। दूसरे स्थान पे कौन रहा है? दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र रहा है। तीसरे स्थान पे कौन रहा है? तीसरे स्थान पे आपका हरियाणा रहा है।
ठीक है। तो आपको तीनों पोजीशन याद होनी चाहिए और उत्तराखंड की पोजीशन याद होनी चाहिए। सर्विसेज महाराष्ट्र और हरियाणा। सर्विसेज ने देखिए टोटल 68 गोल्ड मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल से ही देखिए आपकी जो अंक तालिका होती है उसमें प्रभाव पड़ता है, यानी कि जिसने जितने ज़्यादा गोल्ड जीते होंगे उसकी पोजीशन ज़्यादा होगी, भले ही आपके टोटल मेडल कम हो। तो गोल्ड 68 जीते हैं सर्विसेज ने, और टोटल मेडल की बात करें तो 121 जीते हैं। महाराष्ट्र ने आपके 54 गोल्ड जीते हैं, बट सबसे ज़्यादा टोटल मेडल 201 महाराष्ट्र के ही हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने आपके 48 गोल्ड जीते हैं और टोटल मेडल 153 जीते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पूरा अच्छे से। उत्तराखंड का आपका विशेषकर याद रखना है, टोटल मेडल 103 है जिसमें 24 आपके गोल्ड रहने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सा स्थान रहा है? 7वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में देखिए खंड से अखंड उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? खंड से अखंड उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज। अखंड से अखंड उत्तराखंड पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए हाल ही में उत्तराखंड में उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार, तो यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार की, से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए हाल ही में अनिकेत अवस्थी को उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन यानी कि हिमालय मसाला गार्डन कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन जो है आपका, ये कहाँ खोला गया है? ये खोला गया आपका रानीखेत में। रानीखेत में आपका जगह है आपके सोनी बिनसर नामक एक जगह है, वहाँ पे देखिए जंगलों के बीच में ये हिमालय स्पाइस गार्डन खोला गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस हिमालय स्पाइस गार्डन जो आपका रानीखेत में है, इसमें मसाले की लगभग 30 प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हैं, ठीक है, उपलब्ध हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका देखिए उद्घाटन है, हिमालय स्पाइस गार्डन का जो उद्घाटन है ये आपका पद्मश्री श्री शेखर पाठक द्वारा इनका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया हिमालयन स्पाइस गार्डन का रानीखेत के सोनी बिनसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक एआई किस देश ने विकसित किया है? तो देखिए डीप सीक एआई आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, हाल ही में आपका बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये क्या है, ओपन सोर्स एआई सिस्टम है। ओपन सोर्स एआई सिस्टम है, यानी कि ओपन सोर्स का मतलब है इसको कोई भी यूज कर सकता है। ये एक तरह से आपका चैट बोट है जिसमें आप इनपुट दोगे ये आपको आउटपुट देगा, ठीक है। इनपुट दोगे आप, ये आपको क्या देगा? आउटपुट देगा। जैसे आपका चैट जीपीटी है आपका, चैट जीपीटी में भी आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो उसका वो आपको आंसर देता है। उसी तरह से आपका डीप सीक एआई है, इसको किस देश ने विकसित किया है? तो चीन ने इसको विकसित किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में देखिए डीप सीक को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसको प्रतिबंधित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? इटली बना है। इटली ने इसको क्या किया है? बैन कर दिया है, ठीक है। किसको? डीप सीक एआई, जिसको चीन द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं डाउनलोड के इसके। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? ठीक है। तो हाल ही में देखिए इसरो द्वारा आपका 29 जनवरी 2025 को 29 जनवरी 2025 को इसरो द्वारा अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो 100वां मिशन लॉन्च किया गया है 29 जनवरी 2025 को। किसने? इसरो ने। कहाँ से किया है? श्रीहरिकोटा से। इसमें किस रॉकेट से किया है? तो ये किया है आपका GSLV F-15। ये आपको याद रखना, GSLV F-15 जो है आपका इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, उसका 100वां मिशन
हो गया है। कब लॉन्च किया गया था? 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का जो आयोजन है आपका 20 से 31 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो ये आपका केरला में किया गया। केरला में आपका एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे चेंगनूर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आपका केरला में, वहाँ पे राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन किया गया है 20 से 31 जनवरी 2025। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में देखिए पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाने की घोषणा 16 जनवरी से की गई है। 16 जनवरी 2025 को आपका ये पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, क्यों मनाया गया 16 जनवरी 2025 को? क्योंकि 16 जनवरी 2014 को आपका जो हमारा देश का लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 था, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 16 जनवरी 2024 को। इसलिए 16 जनवरी 2025 से पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाए जाने की घोषणा यहाँ पे की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, वर्तमान लोकपाल कौन है भारत के? तो ये हैं आपके न्यायमूर्ति एम खानविलकर। न्यायमूर्ति एम खानविलकर, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पहले लोकपाल कौन थे, तो पहले लोकपाल आपको कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष जो थे आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वो भारत के पहले लोकपाल थे। ठीक है, तो पहले भी याद होने चाहिए। और वर्तमान में लोकपाल आपके कौन है? एम खानविलकर है। 16 जनवरी 2024 को आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू हुआ था। 16 जनवरी 2025 में पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए हाल ही में भारतीय संविधान का ब्रेल लिपि संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत संविधान जो है आपका उसका देखिए ब्रेल लिपि संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपका कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 3 फरवरी 2025 को जो आपका कर्नाटक के राज्यपाल हैं, कर्नाटक के राज्यपाल आपके कौन है? आपके थोवर चंद गहलोत जो आपके कर्नाटक के राज्यपाल हैं, उन्होंने 3 फरवरी 2024 को भारतीय संविधान ब्रेल लिपि संस्करण का को लॉन्च किया गया है। ब्रेल लिपि क्या होती है आपको पता ही होगा। दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं, उनके पढ़ने की छूकर पढ़ने की जो आपकी टेक्निक होती है, छूकर पढ़ने की जो आपकी तकनीक होती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखिए जो आपके दृष्टिबाधित व्यक्ति होंगे वो आपके भारतीय संविधान को पढ़ सकेंगे, क्योंकि उसका ब्रेल लिपि संस्करण लॉन्च कर दिया गया है हाल ही में। ठीक है, ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे? ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे आपके लुई ब्रेल थे इसके आविष्कारक। 1821 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था, ब्रेल लिपि आविष्कारक। ठीक है, लुई ब्रेल थे। 1821 में इन्होंने क्या किया था? इसका आविष्कार किया था, ब्रेल लिपि का। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण देखिए गूगल मीट से आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बिल्कुल होती है। स्काइप से भी होती है, जूम से भी होती है, अजूर से नहीं होती है। तो उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अजूर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है। अजूर, अब जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है तो अजूर है क्या? अजूर आपका एक क्या है?
क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आप इसमें अपनी एप्लीकेशन स्टोर कर सकते हो, एप्लीकेशन स्टोर कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो, और इसको क्या कर सकते हो, फिर बाद में यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप अपनी एप्लीकेशन को, अपने डेटा को, अपने नेटवर्क को आपको यहाँ पे स्टोर कर सकते हो और उसको बाद में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में बीसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो बीसीडी क्या होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। बीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22वें का सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है। यानी कि जो सूचना है उसको गुप्त तरीके से लिखने की जो तकनीक होती है उसको क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। इंफॉर्मेशन को क्या करता है, गुप्त तरीके से, गुप्त तरीके से लिखना क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्टोग्राफी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पाइथन। पाइथन आपने सुना होगा, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जो है आपकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, तो लो लेवल लैंग्वेज आपकी कौन कौन सी होती है, ये होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज होती है। दूसरा जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है आपकी मशीन लैंग्वेज जो होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, आपको एक तो पाइथन हो गया, ठीक है, जावा हो गया, C++ हो गया, PHP हो गया, ये आपकी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में यानी कि कॉमर्शियल वर्क में किया जाता है। तो किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोबॉल। कोबॉल की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, कोबॉल की फुल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबॉल की फुल फॉर्म होती है। तो इसका जो प्रयोग होता है बिजनेस पर्पस यानी कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कोबॉल का। फोर्टॉन की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका जो प्रयोग होता है वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। बेसिक क्या होती है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिजनेस की फुल फॉर्म क्या है, सॉरी बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है। तो बेसिक की फुल फॉर्म पता लगी, कोबॉल की पता लगी, फोर्टॉन की पता लगी। पास्कल आपके ये हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट या फिर टेस्ट सीरीज नंबर 3 जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसकी PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसकी PDF को ले सकते हैं। आप टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ से आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, नहीं कर रखा है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी
PDF मिल जाएगी। बाकी साथ में जो प्रीवियस ईयर की जो टेस्ट सीरीज 2 ऑलरेडी कराई हैं उसकी भी आपको PDF में अवेलेबल करवा दूंगा जल्दी, ठीक है। तो होप सो आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा ताकि मैं इसको और आगे कंटिन्यू रखूं, ठीक है। और भी कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। उस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको अपडेट किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तैयारी को अच्छे से कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट बुक्स के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो आपको एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसको मैं टैग कर दूंगा एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे, तो आप उसको वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। बाकी और कुछ डाउट और कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। चलिए आज का जो सेशन है टेस्ट सीरीज 3 है इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।